today's session, I would like to cover some of the very important topic of international finance, that is risk and exposure. Basically, these two terms are very common and generally we use these two terms. But what all risk and what all exposures are involved in international finance, we will discuss in this video one by one. But before going on risk and exposure, first of all, we must clear about a single thing, that is international finance. International finance means economic interaction among different nations involving the monetary payments and exchange of currencies. International finance is a kind of finance in which economic interactions means inflow and outflow of funds from one country to another country is being taken place. Economic interaction generally means the transfer of monetary things from one country to another country. If the monetary payments is been taken place country to country, then this is termed as international finance. अगर हम मनी के ट्रांजैक्शंस को या मनी के मूवमेंट को वन कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करते हैं तो इसी को हम इंटरनेशनल फाइनेंस कहते हैं। मतलब एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में फाइनेंशियल लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वी इंक्लूड इन अंडर द टर्म इंटरनेशनल फाइनेंस। नाउ what is risk and what is exposure? Basically, in general terms, we can say exposure is a measure of the extent to which a person faces, means किस लेवल तक एक पर्सन अपने रिस्क को एक्सपोज होने के लिए, अपने रिस्क को मीट आउट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एक्सपोजर्स। एंड रिस्क इज कितना एक्सपोज होने से या कितना एक्सपोज होने पर कितना हमें परेशानी हो सकती है या कितना रिस्क हो सकता है, उसे हम जनरली रिस्क कहते हैं। रिस्क वी कैन आल्सो डिफाइन इन जनरल टर्म इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एज वेल एज एक्चुअल रिटर्न। हमने जितना भी अपने रिटर्न को एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है और जितना रिटर्न हमें हो रहा है, उसके गैप को ही हम रिस्क के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। We can understand the concept risk and exposure with a very simple example. Just suppose winter seasons में हम क्या करते हैं? When winter seasons came, we used to wear woolen clothes, woolen gloves, woolen jackets, woolen socks and all the things. For that, what happened? हमारा body ठंड से कम एक्सपोज हो। जितना बॉडी का पार्ट कम ठंड से एक्सपोज होगा उतना ही कम रिस्क होगा कि हमें ठंड लगे। मीन्स द पार्ट ऑफ बॉडी, हाउ मच द पार्ट ऑफ बॉडी इज एक्सपोज, द रिस्क ऑफ कोल्ड इज डिपेंड्स ऑन दैट। कितना हमारे बॉडी का पार्ट ठंड के लिए एक्सपोज है उतना ही हमारे रिस्क को इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। जैसे हमने अपने बॉडी में पूरे ऊपर से नीचे तक प्रॉपरली कैप भी पहन ली, ग्लव्स भी पहन लिया, सॉक्स भी पहन लिए, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पहन ली, तो क्या होगा? तो फिर हमें ठंड लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर हमें ठंड लगने के चांसेस कम हो जाएंगे तो हमारा बॉडी क्या बता रहा है कि हमने अपने बॉडी को ठंड से एक्सपोज नहीं किया, हमारा बॉडी ठंड में एक्सपोज नहीं हुआ, इसलिए हमें ठंड लगने का रिस्क कम हो गया। इसी तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी रिस्क और एक्सपोजर्स वर्क करते हैं। कोई भी कंपनी जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करती है इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, मींस कोई भी कंपनी ए जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जितना ज्यादा ही अपने ट्रांजैक्शंस करेगी वो उतना ही ज्यादा अपने रिस्क को बढ़ाती है। मतलब जो भी कंपनी जितना ज्यादा एक्सपोज होगी, जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डील करेगी, उतने ही ज्यादा उसको रिस्क होगा कि उसको लॉस हो सकता है या उसको गेन हो सकता है। द रिस्क is directly related with exposure. How much we expose, the same amount we invite our risk. मतलब हम जितना एक्सपोज हो रहे हैं, जितना हमारी बॉडी एक्सपोज हो रही है, उतना ही हम रिस्क को
क्या करना है, अपनी ओर इनवाइट। नाउ द 2-3 terms that is very important in this video is, I think, clear, that is risk, exposure and international finance. International finance means a kind of finance that is being taken at international level, means the inflow and outflow of any fund from one country to another country is considered in international finance. Risk and exposure both are interlinked and both depends on one another. How much a company can expose themselves, or the company is ready to expose the same amount of risk the company is inviting or company has to face. Now we will deal what kind of exposures are available for a company if the company is going at international level transactions. First type of exposure is transaction exposure. Second one is translation exposure. Third one is economic exposure. And fourth one is competitive exposure. Fifth one is contingent exposure. All these exposures the company can face when the company is going under international transactions or under inflow and outflow of funds at international level. We will study each types of exposure one by one. First one is transaction exposure. Transaction exposure involves purchase or sale of goods or services with the price stated in foreign currency is incomplete until the amount in dollar necessary to liquidate a related payable or receivable is determined. Transactions mean what? Transactions means inflow and outflow or movement or len-den, we can say transactions. कोई भी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंट्री के किसी दूसरी कंपनी को अपने गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया, मींस सेल किया. The transaction is not complete until or unless the company who receives goods may deliver money on behalf of all those goods or services. During this period, there is a chance of any kind of loss. There is a chance that the currency price may increase or decrease. There is a chance that the good delivered by company A may not reach to another company or another country's company in the same quality, in the same form as the company is delivered. It may be possible the company will not receive or not accept the goods or service because they don't deny or they don't accept the quality that is demanded. These all things may happen. तो जब तक कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमको कोई भी रिस्क नहीं होगा. मीन्स until or unless the transaction are not completed, the company is exposed to risk. There is a chance that the company may gain or company may lose. Now, next one is translation exposure. Translation exposure is generally available to those companies whose parent company is on some another country and whose subsidiaries are running in some other countries. Just we take an example, हमारे इंडिया में कोई भी एक कंपनी है, उसकी कुछ सब्सिडरीज यूएसए या यूरोप या अमेरिका की किसी भी कंट्री में अवेलेबल हैं. अब क्या होगा कि एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं, मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने बैलेंस शीट्स को बनाती हैं, उस टाइम पे कंपनी को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ट्रांसलेशन की. मीन्स द subsidiary companies has to prepare their books of accounts in their respective currency and later on they have to transfer their books of accounts value in parent company's currency. Means अमेरिका, यूरोप की जो भी सब्सिडरीज थी, उन्होंने जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाए हैं, उन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसको इंडियन आईएनआर में ट्रांसफर करना होगा बिकॉज द पेरेंट कंट्री बिलोंग्स टू
इंडिया, इस ट्रांसलेशन में जो भी करेंसी रेट में चेंजेस होते हैं उसके कारण जो भी रिस्क, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम कहेंगे ट्रांसलेशन एक्सपोजर। मींस ऑल दोज लॉसेस, ऑल दो गेन्स दैट मे हैपन if the translation is been taken place, the conversion of foreign countries subsidiary companies profit or gains are being converted into parent companies currency। इस ट्रांसलेशन में जो भी गेन या जो भी लॉसेस होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्सपोजर। Economic exposure measures the risk that the value of a security will decline due to unexpected change in relative foreign exchange rate. Economic exposure is a kind of exposure that may happen when a company foreign exchange rate may changes. The foreign exchange rates are uncertain. It may change or it may vary time to time. If any exposure that may takes place due to changes in foreign exchange rate, then this came under economic exposures. Now next one is contingent exposure. Basically contingent means the thing that may happen on a sudden and the period of that contingency is quite very short. If the contingency period is short, it may affect only one or only few transactions of inflow and outflow of funds. Let us suppose किसी एक कंपनी ने किसी XYZ जो कि दूसरे कंट्री की कंपनी है उसको कुछ गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर किया और कोई भी कंटीजेंसी कंडीशंस कुछ भी मिसहैपनिंग या तो ए कंपनी में हो गई या फिर हमारे XYZ कंपनी के कंट्री में हो गई, जिसके कारण के कंपनी को प्रॉपर कैश फ्लो करने में प्रॉब्लम होने लगी या कुछ रेस्ट्रिक्शंस अराइज हो गए जिसके कारण कंपनी प्रॉपर कैश फ्लो नहीं कर पा रही, तो उसे ये हम कहते हैं कंटीजेंट एक्सपोजर्स। कंटीजेंट एक्सपोजर्स आर वेरी रेयर ऑन और इट में affect for a very short time horizon. Now next one is competitive exposure. Competitive means competition. Just suppose हमारे इंडिया की कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और सेम प्रोडक्ट चाइना की कोई दूसरी कंपनी भी बना रही है, then what happen? The Indian company has to face a competitive exposure. Indian company has to compete with the products of Chinese company. This exposure came under competitive exposure. There is a chance that the demand for a Indian company's product is high, or there is a chance that the demand for Chinese company may be high. So this may affect this may present a kind of exposure, a kind of risk for the company, and this came under competitive exposure. Now, I think all the exposures are very clear. Now, next, we will move on risk. What all risk, what all kind of risk that are involved among companies if they are going to meet out any kind of international. These type of risk are available in front of a company if the company is going to deal in international finance or deal in international transactions. First one is political risk. Second one is financial risk. Then economic risk, market risk, exchange rate risk, operational risk, legal risk, hedging risk, systematic risk. These are some kind of risk that may available in front of company if the company is dealing in international market. We will study all these risks one by one. First one is political risk, means the risk and investments may suffer as a result of political change or instability in a country. It may be possible कि हमारी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री, जस्ट भी से पाकिस्तान को हमारे इंडियन कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स सेल किए, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 महीने 6 महीने
whatever the fixed rate decided by both these two companies, जब भी हमारे पाकिस्तान की कंपनी को उसके बिहाफ में मनी देना हुआ, उससे पहले कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि दोनों कंट्रीज में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई कि हमारे बीच में ट्रांजैक्शंस बैन हो गए, हमारे बीच में कोई भी बातचीत, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो भी दो कंपनीज इन्वॉल्व थी या जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान गए थे या जिस पाकिस्तान की कंपनी को, हमारे इंडियन कंपनी को पैसे देने थे, उन दोनों कंपनीज को इस रिस्क के लिए लॉस और गेन के चांसेस अवेलेबल होंगे। मीन्स the change in government, the restrictions created by government or any kind of such thing, it may be possible that there may be a changes in government of any one of the country may directly affect on the transactions at international level among these two countries. Now next one is market risk. Market risk is the risk that the value of portfolio, either the investment portfolio or a trading portfolio, will decrease due to change in value of the market risk factor. The four in standard market risk factors are stock price, interest rate, foreign exchange rate, and commodity price. Market risk generally determined on the basis of demand and supply, and every company who is going to deal with any other country's market may has to plan for the market risk, because the market, the situation of one country is not similar in other country. Means there is increase or decrease, or there is a changes in stock price, interest rate, and foreign exchange and commodity price in another countries, and that may have effect and that become a risk for any company who is going to meet out the demand of some other country. Now next one is legal risk. Legal risk is related to regulatory risk. Means it may be possible कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दे, मीन्स रोक दे कि हम इस कंट्री से कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी लेन देन नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई भी उनकी प्रिस्क्राइब कंडीशंस अवेलेबल होंगी। तो उस लीगल रिस्क को भी कंपनीज को फेस करना होगा। मीन्स इधर द कंपनी ने प्रोडक्ट सप्लाई किए हो, नहीं किए हो, या उन्हें प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना हो, बट द कंपनी हैज टू फेस द लीगल रिस्क and or the loss and profit that may generated from this legal risk. Now, next type of risk is financial risk. It is an umbrella term for multiple type of risk associated with financing, including financial transactions that includes company loan in risk of default. Risk is a term often used to imply downside risk, meaning the uncertainty of return and the potential for financial loss. Financial risk is generally related with all those risks, all those losses that may happen in near future due to trading among one country to another countries. If we are trading from one country to another country, then there is a more chance of financial risk due to uncertainty of market from one country to another country, due to changes in currency rate risk, due to changes in interest rate. All these changes may have direct impact on finance. So the financial risk is definitely arises during international transactions. Now next one is hedging risk. Hedging basically is a term which we use to minimize our loss, जिसके थ्रू हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं. A risk associated with limiting or offsetting probability of loss from fluctuations in the price of commodities, currencies, or securities. There is a hedging risk also available if we are going
in any kind of international transactions, because international market is not as much easy as we study. International market, understanding and study as well as application, all the things are totally different. So hedging risk is also available at international level. Now, next one is systematic risk. Systematic risk is a kind of risk that may always happen, means some kind of losses that are always arises during any kind of transactions. Just we take an example, अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है तो देयर इज अ चांस कि कंपनी ने अगर 100 प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि 1 और 2 प्रोडक्ट्स जो है वो डिफेक्टिव निकल जाएंगे. तो सिस्टमैटिक रिस्क इज द सेम काइंड ऑफ रिस्क. अगर कोई भी कंपनी किसी इंटरनेशनल मार्केट के ट्रांजेक्शन्स को डील करने की प्लानिंग करती है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड्स किसी दूसरी कंट्रीज के डिमांड को मीट आउट करती है, तो देयर इज अ चांस कि कुछ लॉट्स, कुछ प्रोडक्ट्स जो कंपनी दूसरी कंट्री में सप्लाई करेगी वो प्रॉपर ना हो या उसमें ऑन द वे कुछ मिसहैपनिंग्स हो जाए. तो दीज आर सम काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क दैट मे ऑलवेज linked up during any kind of transactions, whether the transactions are in the country or whether the transactions are international level. But in international level, the time factor also involved, so the systematic risk is more in international transactions. Now, next one is operational risk. A risk arises from execution of company's business function. It is a very broad concept which focus on the risk arising from the people, system and process through which a company operates. It also includes other categories such as fraud risk, legal risk, physical or environmental risk. ऑपरेशन रिस्क जनरली वहां से लिंकअप होता है कि कोई भी कंपनी अगर हम दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन कर रही है या अपनी कंट्री में ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसके काम के टाइम में, उसके वर्किंग में जितने भी रिस्क अवेलेबल हो सकते हैं. इट मे बी पॉसिबल कि दूसरी कंट्री जिसको भी एक कंपनी ने प्रोडक्ट सप्लाई किए, वहां पे जिसको वो सप्लाई कर रही है वो पर्सन या वो कंपनी फ्रॉड हो. इट मे बी पॉसिबल कि सडन कोई ऐसी लीगल रेस्ट्रिक्शंस या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं जो कि कंपनी ने एक्सपेक्ट न की थी. कोई सडन इन्वायरमेंटल रिस्क अपीयर हो जाए जो कंपनी ने प्लान नहीं किया था. तो जो ऑपरेशनल रिस्क होती है, ये रिस्क ऐसी होती है जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ड्यूरिंग होते हैं. मींस आफ्टर एंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑपरेशनल रिस्क खत्म हो जाते हैं. जितने टाइम पीरियड में ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी में, उतने के बीच में जो भी रिस्क अवेलेबल होते हैं उन सारे रिस्क को हम ऑपरेशनल रिस्क के अंदर इंक्लूड करते हैं. एंड दिस ऑपरेशनल रिस्क इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू deal in international market. Now, in conclusion, we can say that banks are extent to risk. Means bank is an institution which may deal to various kind of risk, whether the banks are dealing at national level or international level. They are the units, they are the institutions who may deal a lot of risk because so many monetary transactions are linked up from banks, whether the transactions are done by companies, but all the transactions are being linked up through banks. Finance is generally inflow and outflow of cash or note payable. All those inflows and outflow of funds or note payables are came under finance. In term international finance means in foreign exchange and in future market trading, the potential for suffering a gain or losses from functions in market prices. These are three things which we have to keep in mind at the end of this particular session. Now, I am ending this session with the view that the concept of risk exposure in international transactions are very clear to everyone. If there is any kind of confusion, any kind of doubt, please comment me. Thank you.